और दूसरे लोगों ने टूटे हुए दरवाजे को उसकी जगह जमा दिया। मेरे साथियों में से किसी को अगर कोई तकलीफ पहुंची तो इसके नताज की पूरा जिम्मेदारी तुम लोगों पर होगी, मैंने कहा, और फिर हम पैदल ही जोपास के महल की तरफ चल पड़े। बहरहाल इन लोगों से कोई शिकवा ही नहीं था जो खाने तक को न दे सके थे। हम खामोशी से जोपास के महल पहुंच गए, जहां हमें लाने वाले बाहर रुक गए। सिर्फ पेंडो और उसके 6 कद आवर साथी मेरे और लिपास के चारों तरफ फैल गए। पेंडो हमारे आगे चल रहा था। इस तरह हम जोपास के महल में दाखिल हुए। जोपास इस वक्त दरबार में नहीं था, बल्कि अपने इशरत कदे में था। उसने सुबह का गुस्ल किया था और इस वक्त नीम बरहना एक आरामदेह तख्त पर दराज था, जहाँ चंद खूबसूरत लड़कियां उसके बदन पर किसी रोगन की मालिश कर रही थी। हमें देखकर उसने हाथ उठा लिया और मालिश करने वाली लड़कियां रुक गईं। फरबा बदन के उस करीहा सूरज शख्स की आंखों के पपोटे झुके हुए थे। उसके बाल बहुत लंबे थे और कद बहुत छोटा था, जिसे देखकर ज़हन को कराहत का एहसास होता था। हम उसके सामने पहुंच गए। पेंडो हमारे साथ साथ था। खुश आमदीद मुअज़्ज़ज़ मेहमानों, खुश आमदीद, खूब, बहुत खूब। तो ये यहाँ आने वाले, आओ आओ, कहो, हमारे यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बेगैरत शहनशाह जोपास ने पूछा। नहीं मुअज़्ज़ज़ जोपास, सिवाय इसके कि हमें वहां रखा गया जहाँ शायद मवेशी बांधे जाते हैं और हम कल सुबह से भूखे हैं। इसके अलावा हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। मैंने कहा, ओह, ये बहुत अच्छी बात है। मेहमानों के आराम का ख्याल रखना हमारा फर्ज है, क्यों पेंडो? जोपास ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर पेंडो से बोला, मेहमानों की यह तकलीफ भी रफा कर दी जाए पेंडो। इनके साथियों को उम्दा किस्म की आसाइश फराम की जाए और हाँ, दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को महल ही में ठहरा लिया जाए ताकि इनके मुनासिब तवाज़े हो सके। हमारे जहाज पर खुराक का काफी जखीरा मौजूद है शहनशाह जोपास। मेरे ख्याल से मेरे साथियों को जहाज पर मुंतकिल कर दिया जाए। हम इंतजार करेंगे। ओहो, तुम फिक्र न करो मेरे दोस्त, मैं इनके लिए खसूसी अहकामात जारी करूंगा, बस तुम बेफिक्र हो जाओ। तो सुनो पेंडो, मेहमानों के कयाम का बंदोबस्त तुम्हारे जिम्मा, और हाँ, रात को हम इनसे इनकी आमद का मकसद पूछेंगे। तुम जानते हो दिन की रोशनी में हम कोई काम नहीं कर सकते। पेंडो ने गर्दन खम करके आमादगी का इजहार किया और फिर मेरी तरफ देखकर बोला, आओ खुश नसीब हो, बहुत कम लोगों को शहनशाह जोपास का मेहमान खास बनने का शर्फ हासिल होता है। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा और बहरहाल आमादगी जाहिर करती। महत्तुल इम्कान किसी तसादुम से बचना चाहता था। महल के जिस कमरे में हमने कयाम किया वो खूब आरास्ता था। हमें आला दर्जे का नाश्ता दिया गया और हमने बेतुकल्फी से नाश्ता किया। लिपास आजुर्दा थी, लेकिन मैंने उसे तसल्ली दी कि कहा, होगा वही जो हम चाहते हैं, बस थोड़ी सी एहतियात की जा रही है। तुमने देखा मेकारा, इन बदनीयतों का कोई ईमान नहीं है। ये मकार और जलील फितरत है, इनसे किसी बेहतरी की उम्मीद क्यों कर की जाए। आज रात की गुफ्तगू में मैं जोपास से खुलकर गुफ्तगू कर लूंगा और इसके बाद हम फैसला करेंगे कि हमें करना क्या है। मैंने जवाब दिया और फिर पूरा दिन सख्त उलझन के आलम में गुजरा। मुझे खुद पर हंसी आ रही थी। सदियों से आजाद आम इंसानों से अलहदा जिंदगी गुजारने वाला किस चक्कर में फंस गया था। बात सिर्फ मेरी होती तो जोपास की ऐसी की तैसी देख लेता उसे और उसके साथियों को, लेकिन इस वक्त मसला उनका था जो हमारे साथ आए थे। न जाने इन लोगों को खुराक मिली या नहीं। लिपास ने आजुर्दगी से कहा, मैं पूरे वसूख से कुछ नहीं कह सकता, इसलिए खामोश रहा और वक्त गुजरता रहा, यहाँ तक कि रात होगी। हमें दोपहर का खाना भी मिला था, शराब भी आई थी। बहरहाल हमारा पूरा ख्याल रखा गया। फिर रात को तलबी होगी। जिस जगह में पहुंचाया गया वो एक खुशनुमा बाग था। रंगीन शम्में दरख्तों में लगाई गई थी। हसीन तख्त पड़े हुए थे, फूलों के कंज भरे हुए थे। हर झंड के साए में एक तख्त मौजूद था जिस पर कोई हसीना और कोई हवस परस्त अमीर दराज था। लिबास न होने के बराबर शराब व कबाब में गर्क एक कंज के साथ मौसीकार बैठे अजीब बेहंगम साज बजा रहे थे। निस्वाने कह के उबल रहे थे। हमारे दाखिल होती जोपास ने हाथ उठाया और साज रुक गए। आओ आओ मेरे दोस्तों, आओ तावरिस के फैकुलिया से आने वालों, क्या इस हसीन माहौल ने तुम्हें मुतासर नहीं किया? आओ बैठो, ये दोनों तख्त तुम्हारे लिए हैं और इन पर दराज हसीनाएं तुम्हारी मुंतजिर हैं। जोपास ने अपने नजदीक के दोनों तख्त की तरफ इशारा किया जिन पर दो खूबसूरत लड़कियां दराज थी। शहनशाह जोपास, बेहतर है कि पहले हम अपने मिशन के बारे में गुफ्तगू कर लें, इसके बाद तुम्हारी इस महफिल से ज्यादा लुत्फअंदोज हो सकेंगे। मिशन, हर जी रूह की जिंदगी सिर्फ एक का मिशन है, जिंदा रहे और ऐश करे। तुम कौन से मिशन की बात करते हो? जोपास ने झूमते हुए कहा और दूसरे लोग हंसने लगे। वो मिशन जो ताइवरस ने हमारे सपुर्द किया है, मैंने जवाब दिया। ताइवरस नहीं, वो जिंदगी देने वालों में से नहीं है। तुम सोचो, गौर करो, तुम्हें दुनिया में लाने वाला ताइवरस नहीं है। जब वो तुम्हें या किसी को दुनिया में नहीं ला सकता तो फिर वो तुम्हारी जिंदगी पर मुसल्लत होने का क्या हक रखता है? बोलो, जवाब दो। जिंदगी के कुछ और मकासद भी होते हैं जोपास। जिंदगी सिर्फ शराब और औरत तक महदूद नहीं है। गलत। जिंदगी सिर्फ उसका नाम है जो अपने लिए गुजारी जाए, और ये दोनों चीजें जिंदगी की सबसे बड़ी है जरूरत है। तुमने ताइवरस का मिशन क्यों कबूल किया? जिंदा रहने के लिए। तुम्हारी मौत के बाद ताइवरस किसी दूसरे इंसान का इंतखाब करेगा। जिंदा रहो मेरे दोस्त और जिंदगी से लुत्फ उठाओ। खादमाओं, मेहमानों को खुश करो। नहीं जोपास, हम यहाँ ऐश करने नहीं आए। अगर तुम हमसे हमारे मिशन के बारे में गुफ्तगू करने पर तैयार नहीं हो तो हमें जाने की इजाजत दो। हम ताइवरस से कह दें कि लियोपोलिस के शहनशाह ने हमें मायूस लौटा दिया। मिशन मिशन मिशन, आखिर तुम्हारा मिशन क्या है? इंतहाई अहम, तुम्हारे लिए भी फायदेमंद और दूसरों के लिए भी। ओह, मैं इंतहाई खुशुखरुम हूँ।
मेरे फायदे की कोई बात मत करो। हाँ बता सकते हो तो सिर्फ ये बताओ कि क्या तुम्हारी निगाह में कोई ऐसी हसीना है जो हुस्न में अपनी मिसाल न रखती हो। जोपास राजदाराना अंदाज में बोला और मेरी आंखों का रंग बदलने लगा। और इसी वक्त बाग की गोशी से रोशनी फूटी और 3-4 खादमाएं रंगीन मछली लिए आगे बढ़ती नजर आई। उनके दरमियान कोई चल रहा था। चारों तरफ दराज जोड़े उठ खड़े हुए और इन्होंने खुशी का नारा लगाया। ये था। खादमाओं की झुरमुट में चलने वाली ने दोनों हाथ बुलंद किए और नुकरी घुंघरू बच उठे। मेरी निगाहें भी बेसाख्ता उसकी तरफ उठ गई थी। खासी हसीन औरत थी, बारीक रंगीन टुकड़ों के लिबास में जो एक मखसूस तर्ज का था। उसने इंतहाई कीमती जेवरात भी पहने हुए थे जिनमें जड़े हुए कीमती नगों का अक्स उसके चेहरे पर पड़कर कोसे कज़ा पैदा कर रहा था। इस अंदाज में बिला शक वो बेहद हसीन नजर आ रही थी। नजाकत से आगे बढ़ती हुई वो जोपास के नजदीक पहुंच गई और जोपास भी तख्त से उतर कर खड़ा हो गया। एता तो ऐसे वक्त आती है कि हमारे महरूमियां मुंह फाड़ कर हमारे सामने आ खड़ी होती हैं। गौर कर, शराब का सरूर जब हमारे रगे पैर में जिंदगी दौड़ा रहा हो, हम तेरी आरज़ू क्यों न करें। लेकिन अफसोस तू हमारे लिए इस कदर मुकद्दस होगी कि अब हम तेरा तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि वो वादा एजाज नाराज ना हो जाए। बता कैसे आई है इस वक्त, कौन सा काम तुझे खींच रहा है। जोपास अजीब से लहजे में बोला, मस्करे शहनशाह, तेरी बेवक्त की रागनी कुछ अच्छी नहीं लगती, इसलिए फजूल बातों से परहेज किया कर। मैं तुझसे एजाज के इस महाबत के बारे में बात करने आई हूँ जो अभी तक तकमील को नहीं पहुंचा। मैं जानना चाहती हूँ कि उसकी तकमील में कितना वक्त लगेगा। इता बैठ जा, लड़कियों हट जाओ, मुझे लिपरस के माया नाज हुस्न के पहलू में बैठने का फखर हासिल होने दो। बैठ जाए था। मैं एक बार फिर कहती हूँ कि फजूल बातों से परहेज कर, लेकिन सोच तो सही है था, क्या ये वक्त ऐसी बातों के मुनासिब है। जोपास मजलूमियत के अंदाज में बोला, हाँ मुझे मालूम है दिन में तू किसी उल्लू की मानित होता है। इस वक्त तेरी अक्ल तेरे दिमाग में नहीं होती, इस वक्त तेरे आवाज तेरे कब्जे में नहीं होते। वक्त तो तुझसे बात करने के लिए बिल्कुल नामौजू होता है। अच्छा, जोपास ने एक ठंडी सांस भरी। अच्छा तो यही सही तो है था, इसके लिए कल की मोहलत है। मैं सारे से मालूमात हासिल करके तुझे बता दूंगा। एजाज तुझसे जवाब तलब करेगा, उसे याद, एथा ने कहा। और अचानक ही उसकी निगाह हम दोनों की तरफ उठ गई। उसने हमें हैरत से देखा और फिर चंद कदम आगे बढ़ाई। बड़ी बेबाक निगाहें थी उसकी, मगर बड़ी हसीन आंखें थी। कौन था जो इन आंखों के सहर में गिरफ्तार न हो जाता। वो करीब से हम दोनों को देख रही थी, फिर उसके मुंह से हल्की सी बड़बड़ाहट निकली। देवताओं की कसम, दोनों अपने अपने रंग में यकता हैं। एक के चेहरे और बदन पर मर्दानगी छाई हुई है तो दूसरा एक अनोखी दिलकशी लिए हुए है। इनका बदन गुदाज है और उसके चेहरे पर ऐसी कशिश है कि दिल बेइख्तियार खींचता है। कौन है ये दोनों, कहां से आए हैं जोपास। ये फैकुलिया के कासिद हैं, ताइवरस का कोई पैगाम लाए हैं। खूब है दोनों। कासिद तो मेहमान होते हैं, क्या हम इन्हें अपना मेहमान नहीं बना सकते जोपास। वो मुस्कुराते हुए बोली और अजीब थी उसकी मुस्कुराहट, पूरे बदन में सराहियत दौड़ जाती थी। एजाज इसे पसंद करेगा। जोपास होंठ सिकोड़ कर बोला, वो मेरा और एजाज का मामला है, तुझे इसके दरमियान मुदाखलत की इजाजत न होगी। क्या तुम आज की रात मेरे मेहमान नहीं रहोगे अनोखे इंसानों। उसने बराह रास्त हमसे सवाल किया। कल की रात था, आज रात मैं इनसे ताइवरस के पैगाम के बारे में गुफ्तगू करूंगा, लेकिन कल रात तक के लिए ये लोग तेरे पास मेरी अमानत है। ये अमानत हम तक पहुंच जानी चाहिए। हम कल रात का इंतजार करेंगे। उसने हाथ उठाया। इस दौरान में उसकी निगाह एक लम्हे के लिए हमारे ऊपर से नहीं हटी थी और वो वापस भी गई तो हमें घूरती हुई। फिर वो बाग के आखिरी गोशे से निकल गई तो लोग अपनी जगहों पर बैठ गए, लेकिन जोपास के चेहरे की गुफ्तगी रुखसत हो गई थी। गौर से सुनो तुम दोनों, गौर से सुनो। वो देवता के मंजूर नजर है। किसकी मजाल है कि वो देवता के मंजूर नजर पर आंख जमाए। इसकी आंख में बिनाई नहीं रहती, वो गर्दन शानों पर नहीं रहती। ताहम वो औरत है नाकिसुल अकल फातुल हवास, उसकी बातों में ना आना। पर ना एजाज के हाथ बहुत लंबे हैं। हम दोनों को इससे कोई दिलचस्पी नहीं है, तुम हमसे बात करो। इसके बाद हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम कल ही वापसी के लिए लंगर उठा देंगे, मैंने जवाब दिया। और जोपास ने पहली बार हमें हैरत की निगाह से देखा। उसकी आंखों में ताज्जुब भरा हुआ था। कई मिनट तक वो मुंह पाड़े हमें देखता रहा, फिर बोला, क्या कहा तुमने, क्या 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 कहा तुमने। अगर तुम्हें मौका मिल जाए तो एथा का कुर्ब पसंद नहीं करोगे। तुम्हारे दिल उसके हुस्न के जाल से आजाद है। हमारे लिए वो एक काम और उससे भी कमतर है। हमें इससे कोई दिलचस्पी नहीं है। सख्त हैरत की बात है, वाकई सख्त हैरत की बात। कम अज कम इस मामले में तुम काबिल कदर इंसान हो, वाकई खूब हो। मगर ताइवरस ने आखिर पैगाम भेजा है तुम्हारे हाथ में, वो भी क्या। शहनशाह जोपास अगर गौर से सुने, अब तो सुनना ही पड़ेगा। हैरत अंगेज लोगों, तुमने बड़ी ताज्जुब खेज बात कही है। बताओ तो सही, कुछ कहो तो सही। हमने थियोडस को शिकस्त दी है, समंदरी लुटेरे थियोडस को। ताइवरस की फौजों ने उसे शदीद नुकसान उठाकर वापस भागने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन थियोडस बहुत बड़ी कुव्वत है। हम चाहते हैं कि सारे जजायर यकजा होकर उसे जंग करें। इसलिए हम तुमसे एक अहदनामा चाहते हैं जिसकी रोह से अगर थियोडस फेकोलिया पर हमला आवर हो तो फेकोलिया के समंदर को इसका कब्रिस्तान बना दिया जाए। अरे इस समंदरी बला को तुमने शिकस्त दी है। तुम लोग नशे में तो नहीं हो, भला वो भी काबिल तस्कीर है। नामुमकिन, नामुमकिन, तुम बिल्कुल झूठे हो, नाकाबिले यकीन बात कर रहे हो। और अगर मैं इसे सच भी मान लूं तो क्या मैं पागल हूं कि किसी जंग में शरीक हो जाऊं। मेरा दिमाग खराब हुआ है जो तबाही को आवाज दूं। अरे एम को, क्या तुम सब पागल हो। तुम्हें नहीं जोपास, हम पागल नहीं है।
हम चाहते हैं कि थ्यूडस के खतरे से तुम्हें हमें सबको निजात मिल जाए। मुझे इससे कोई खतरा नहीं है। वो हमारे पहाड़ों की साथ धात ले जाता है, ले जाता रहे, हमें इसका करना भी क्या है। चुनाचे तुम्हारा ताइवरस अहमक है, क्यों इस अहमक के लिए मारे मारे फिर रहे हो? तो ये तुम्हारा जवाब है ज़ोपास, मैंने कहा। लिपास का चेहरा सुर्ख था। वो अपने भाई की शान में ऐसे गुस्ताखाना कलमात बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। हाँ, हर समझदार का यही जवाब होगा जो मेरा है। बस अब जाओ, यहाँ से भाग जाओ। मगर नहीं, ठहरो, जाओगे कहाँ? वो मुसीबतुन्निसा तुम्हें अपनी अमानत बनाकर सौंप गई है और बहरहाल कल तुम्हें उसके हवाले करना जरूरी है। कल के बाद पेंडो खुद तुम्हारे बारे में फैसला कर देगा। कल रात तुम उसके यहाँ जरूर जाओगे, लेकिन जो कुछ मैंने कहा है इसे ज़हन में रखना, यही तुम्हारे हक में बेहतर होगा। नहीं ज़ोपास, हम वापस जाना चाहते हैं, मैंने कहा। यह तो मुमकिन ना होगा मेरे दोस्तों, बात अब मेरे हाथ से निकल गई है और तुम जानते हो कि औरत से ज्यादा जहरीली नागन रुए जमीन पर ना होगी। ये जब झुंझला जाती है, ये जब काटती है तो इंसान बुलबुला नहीं सकता। नहीं मेरे भाई, मेरी हिम्मत नहीं है कि तुम्हें निकल जाने दूं। जाओ जाओ, आराम करो, कल रात के लिए खुद को तैयार करो। खुद सोचो तुम्हें इसकी ख्वाहिश पर क्या करना होगा। ये सोचना तुम्हारा फर्ज है, मेरा नहीं। सिपाहियों ही नहीं, इनके कयाम गाह पर पहुंचा दो। और हम इस नीम पागल इंसान के पास से वापस माल के उस कमरे में आ गए जहां हमें ठहराने का बंदोबस्त किया गया था। लिपास अब भी गुस्से से होंठ छुपा रही थी। उसकी आंखों से अजीब से तासरात हवीदा थे। मैंने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या सोच रही हो लिपास? गलती मुझसे हुई है, मैं कह रहा। समत का सही तायुन किए बगैर हमें नहीं चलना चाहिए था। यहाँ आकर जिन उलझनों से दो चार होना पड़ा है वो सिर्फ मेरी पैदा करता है। मुझे अफसोस है, लिपास ने जवाब दिया। फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं मेरी जान, मैं इन सबको ठीक करने की कुव्वत रखता हूँ। सिर्फ इसलिए खामोश हूँ कि हमारे आदमियों को गुजर न पहुंचाए। किसी तरह इन सबको निकाल कर जहाज पर पहुंचा दिया जाए। इसके बाद जहाज को रवाना कर दो। मैं यहाँ रुक कर इनका दिमाग दुरुस्त कर दूंगा और इनकी सारी बकवास का मजा चिखा दूंगा। ओह नहीं, मैं कह रहा, जहन्नुम में जाएं ये कमबख्त, हम बस यहाँ से निकल जाएं। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं जानती। लिपास ने इस बार फिर खालिस औरतों की बात की और मैंने हंसते हुए उसे सीने से भींच लिया। अब क्या इरादा है मेकारा? उसने पूछा। कल रात मुमकिन है कुछ काम बन जाए। ये ज़ोपास तो इंतहाई नकारा साबित हुआ। कल रात तो क्या, कल रात तुम इस फाहिशा के पास जाना पसंद करोगे? लिपास बोली। तुम भी तो साथ होगी लिपास। ये और उलझन की बात है। वो बदबख्त मुझे भी मर्द समझ रही है और इसकी निगाह हम दोनों पर है। हाँ ये उलझन है, लेकिन पहली बार तुम मुझे उसके साथ रहने देना, फिर वो किसी मर्द की ख्वाहिश नहीं करेगी। ओह तो तुम उसके साथ उसके पहलू में रात गुजारोगे? रकाबत बोल उठी। इसके लिए तुमसे मुआदत खाऊं लिपास, अगर ये एक अहम जरूरत ना होती तो मैं ये पसंद न करता। लेकिन अब तुम ही सोचो, तुम ही ख्याल करो कि इसके अलावा और क्या तरकीब रह गई है। क्या मतलब? तुमने देखा, तुमने सुना, ऐसा किसी की मंजूर नजर है और देवता की महबूबा को शहंशाह ज़ोपास भी खराब निगाह से नहीं देख सकता। उसके अंदाज से पता चलता था कि वो ज़ोपास पर हावी है। तो अगर देवता की महबूबा हमारी दोस्त बन जाए तो क्या हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते? मेरा ख्याल है ये मुश्किल नहीं होगा, मैंने कहा और लिपास गर्दन झुकाकर कुछ सोचने लगी। फिर उसने गर्दन उठाई तो उसकी आंखों में कर्ब था। मैं सारी रात तड़पती रहूंगी, वो रातें फिर वापस आ जाएंगी जब मैं इस तस्वुर में जलती थी कि तुम किसी की आगोश में हो। मैं कारा, हाँ मैं कारा। अब मैं एतराफ़ करती हूँ कि मरकूसा की महबूबा लियोबारा की मलका के साथ तुमने जो रातें गुजारी थी वो रातें मैंने अंगारों के बिस्तर पर गुजारी थी। मुझे रातों में एक पल चैन नहीं मिला था। बड़ी भयानक रातें थीं वो मेरे लिए, और अब ऐसी ही एक रात फिर आ गई है। तुम इस रात को मसलहत की रात करार दोगे लिपास, मैं भी इस रात को जरूरत की रात समझूंगा, मेरा वादा है, मैंने कहा। और लिपास ने मजबूरी की हालत में गर्दन हिलाती। सारा दिन हमारी निगरानी की गई। महल के दूसरे हिस्से में जाने की भी इजाजत नहीं थी। अजीब सा दिन गुजरा था। लिपास भी रात के तस्वुर से उदास थी और मैं भी बेजारी महसूस कर रहा था। बाज़-औक़ात मुझे सख्त कोफ्त होने लगती थी। चंद इंसानों के लिए मैंने अपनी फितरत को दबाया हुआ था, वरना लेपोरेंस के इस बदमाश की सारी बदमाशी निकाल देता। बहरहाल मजबूरियां मोल ले ही ली थी, तो ताइवरस की दोस्ती के लिए, तो लिपास की अपनाइयत के लिए तो ये भी करना था। हाँ जब रात आई तो एहता की दिलकश सूरत निगाहों में घूम गई। देवता की महबूबा शहंशाह तक की अनका है, उसकी इस दावत को मैं बखूबी समझता था। और फिर हमें बुलवा लिया गया, जहाँ भी औरतों की तरह रथ में सफर करना पड़ा था। न जाने कितना फासला तय करके रथ एक खूबसूरत इमारत के पास पहुंच गया। हम दोनों से उतरने के लिए कहा गया और रथ से उतरकर हमने एक हसीन मंजर देखा। एक इंतहाई दिलकश बाग था, फलों के दरख्तों से भरा हुआ, हसीन फूलों की खुशबू से महकता हुआ, और उसके दरमियान छोटी सी हसीन इमारत खिलौने की मानद रखी हुई थी। रंगीन शम्में रोशन थी और खुश लिबास कनीजों की कितार खड़ी हुई थी। दो कनीजों की रहनुमाई में हम आगे बढ़े। एक में मर्द नजर नहीं आ रहा था, चारों तरफ औरतें ही औरतें बिखरी हुई थी, हसीन औरतें। हम उनके दरमियान से गुजरते हुए इमारत में दाखिल हो गए और फिर एक बहुत बड़े हाल में बहुत सी खुश शक्ल कनीजों ने हमारा इस्तकबाल किया। हाल जिस दिलकश अंदाज में सजा हुआ था उसे देखकर रूह खींचती थी। जगह जगह हसीन औरतें लिबास से आ रही मुजस्मों के अंदाज में खड़ी थीं। उनके जिस्मों पर मुख्तलिफ रंग किए गए थे ताकि वो पत्थर की मालूम हो। उनके निस्वानी नकूश की जानिब रंगों से खास रहनुमाई की गई थी। ये जिंदा मुजस्मे खूब सजाए गए थे और बज़ाहिर इन पर मुजस्मों का ही गुमान होता था, लेकिन जब वो एक अंदाज में खड़े खड़े थक कर पहलू बदलती तब एहसास होता कि बहरहाल इनकी रगों में जिंदगी थोड़ रही है।
हाल में एथा मौजूद नहीं थी। हमारे लिए 2 हसीन कुर्सियां बचाई गई थी जिन पर हमसे बैठने के लिए कहा गया और मैं और लिपास बैठ के। तब अचानक 7 बज उठे। साजिंदे निगाहों से रुपोश थे। धुंधें तेज होती गईं और फिर घुंघरुओं की छनकार गूंजी और एथा हाल में आके हाल हाल मोती परोए, सारी क़यामतें खुद पर सजाए हुए रक्स के अंदाज में, और ऐसा दिलकश रक्स किया उसने कि न सिर्फ मैं बल्कि लिपास भी गुम हो गई। सब भूल गए हम दोनों। बिलाशुबह वो अजीम फनकारा थी और सच बात यह है प्रोफेसर को उसके साथ रात की तन्हाई में गुजारने वाले लम्हात मेरी आरज़ू बन गए। को मैं उसका इजहार लिपास से नहीं कर सकता था। फिर जब एथा थक गई तो साज बंद हो गए। वो फर्श पर बैठ गई। बड़ा दिलकश अंदाज था उसके बैठने का और मैंने दिल खोल कर उसे दाद दी, लेकिन ये कोई ऐसी बात न थी। लिपास समझ रही होगी कि मैं उसी शीशे में उतारा हूं। तब एथा ने हमारी तरफ देखा और मुस्कुराती उठ गई। रक्स पसंद आया? उसने पूछा। बेहद, बेपनाह, मैंने कहा। और तुम्हें हसीन नौजवान? वो लिपास की तरफ देखते हुए बोली। मेरे पास तो अपने पसंद के इजहार के अल्फाज नहीं है, लिपास जल्दी से बोली और मैंने सुकून अमेज निगाहों से उसकी तरफ देखा। तुम दोनों इतने दिलकश हो कि मैं फैसला नहीं कर पा रही कि किसे पसंद करूं। यकीन करो मैंने ऐसा अनोखा मर्दाना हुस्न नहीं देखा। तुम्हारी दिलकश सूरत आंखों में खूब चाहती है तो तुम्हारी अनोखी मर्दानगी कैसी हसीन जोड़ी है। आओ खाना खा लें, उसने कहा और हम उठ गए। वो चमचम करती हमारे साथ दूसरे कमरे में आई। यहाँ ताम का इंतजाम हो चुका था, चुनाचे हम बैठ गए। एथा ने भी हमारे साथ ही खाना खाया था। फिर उसने एक अजीब हरकत की। उसने शराब के 2 प्याले भरे और इन पर सरपोश ढांक दिया। 2 किस्म की शराब थी। तब उसने एक कनीज को बुलाया और उससे कहा कि सरपोश के नीचे से एक प्याला निकाल दे। कनीज ने एक प्याला निकाल कर सामने रख दिया। उसकी शराब सुर्ख थी, दूसरे प्याले में सब शराब थी। बस तू जा, उसने कनीज से कहा और कनीज चली गई। एथा मुस्कुराते हुए मेरी जानब देख लगी। फैसला तुम्हारे हक में हुआ है, उसने कहा। मैं नहीं समझा। मैंने कहा रात का पहला दौर तुम्हारे साथ और दूसरा इस नौजवान के साथ। हाँ, तुम दोनों के नाम क्या है? मेरा नाम मेकारा और ये लिपास, मैंने जवाब दिया। तो मेकारा, सुर्ख शराब तुम्हारे नाम की थी और सब्ज लिपास के लिए। कनीज ने सुर्ख जाम उठाया, इसलिए रात का पहला दौर तुम्हारे साथ। लिपास रात का बकिया हिस्सा मेरे साथ गुजारेगा। ओह, मैंने तवील सांस ली। ये भी अच्छा ही हुआ। मैंने शरारत अमेज निगाहों से लिपास की तरफ देखा और उसने शर्माए हुए अंदाज में निगाहें झुका ली। वो इस बेबाक औरत की माने न थी। आओ मेकारा, तुम्हारी कुर्बत मेरे जहन को चला रही। आओ हम तन्हाई में चले। मैं खौफसदा भी हूं, न जाने कब एजाज की तरफ से तलबी हो जाए। और वो माजरत अमेज निगाहों से लिपास को देखता हुआ उठ गया। कनीज़ा तुम्हारा दिल बहलाएंगी लिपास, लेकिन तुम आधी रात तक सोने की कोशिश नहीं करोगे। हाँ, आराम कर सकते हो और कोई कनीज इस वक्त तक तुम्हारे कुर्ब से लुत्फानंदोज नहीं हो सकती जब तक तुम मेरी खलवत से ना निकल जाओ, इसलिए ख्याल रखना। एथा ने कहा और मेरा हाथ पकड़कर दरवाजे से बाहर निकलाई। पूरे मकान की तरह एथा की ख्वाबगाह बेहद हसीन थी। सही मानों में ऐश की जिंदगी गुजार रही थी ये औरत। ख्वाबगाह की चौड़ी नर्म सहरी पर बैठकर उसने तवील अंगड़ाई ली और उसके सारे अजूर नुमाया हो गए। मैंने भरपूर अंदाज में पजीराई की थी। बूढ़े और लिजलिजे बदन वाले एजाज ने मेरे जज्बात में जंक लगा दिया है मेकारा, इसलिए तुम्हारी भरपूर जवानी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकी। हो सकता है एजाज मुझे इस रात की सजा दे, लेकिन इसके बावजूद मैं खुद को नहीं रोक सकती। अगर ये सजा हमारी तरफ मुंतकिल कर दी गई तो क्या होगा एथा? मैंने पूछा। हरगिज नहीं, मुजरिम मैं हूँ जिसके गवाह जोपास और दूसरे लोग हैं। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, इसलिए सजा सिर्फ मुझे मिल सकती है। लेकिन किसकी मजाल है कि ऐसा करे? वो जानते हैं कि एजाज देवता बिस्तर पर मेरा गुलाम होता है और जब उसका गुस्सा खत्म हो जाएगा तो मेरा इंतकाम कितना भयानक होगा। एजाज कहाँ रहता है? मैंने पूछा। पुराने माबद में, जो ज़ियास पहाड़ पर है। वह मुझे रोज तलब भी नहीं कर सकता क्योंकि उसकी हड्डियों की जान निकलती जा रही है, एथा ने कहा। और मुझे भी इस औरत की बेबाकी पर हैरत होने लगी। वो किसी तौर औरत की बातें नहीं कर रही थी, लेकिन बहरहाल काम की औरत थी और मैं उसे ऐसे अंदाज में खुश करना चाहता था कि वो मेरी गुलाम बन जाए। और प्रोफेसर, सदियां गवाह हैं, मेरी औरत ने कभी जिंदगी में दूसरे मर्द के बारे में नहीं सोचा। मैंने तो औरत की ऐसी ऐसी किस्में देखी थी जो न जाने क्या थी। फिर मेरी निगाह में एथा की क्या हैसियत होती। मैं औरत की एक एक रग से वाकिफ था। क्या मजाल थी जो एथा चौंक चौंक न पड़ती। क्या मजाल थी प्रोफेसर के एथा पागल न हो जाती। और वही एथा थी जो खुद को कोई शय समझती थी। वही एथा थी जिसके चेहरे पर जवानी तमतमा रही थी, लेकिन अब उसके चेहरे की कंदील बुझ चुकी थी। अब उसकी आंखों में मुस्तकबिल तड़प रहा था और फिर वो गुफ्तगू शुरू हो गई जिसके लिए मैं तैयार था। आओ मेकारा, मेरे देवता, तुम क्या हो? तुम दुनिया के सबसे अनोखे मर्द हो मेकारा। अब तो जीने की तमन्ना ही नहीं रही मेकारा। अब तो तुम्हारे बिना जिंदगी गुजारने का तसव्वुर भी नामुमकिन है। यहाँ से कभी जाने की कोशिश मत करना मेरे मेकारा। अगर कहीं जाओगे तो मुझे साथ लेकर चलना। मैं तुम्हारी गुलामी में पूरी जिंदगी बसर कर दूंगी। रात काफी गुजर चुकी है था, क्या तुम लिपास को ना बुलाओगी? लिपास? वो तुम्हारे कदमों की खाक भी नहीं है। अब मैं तुम्हारे अलावा दुनिया के हर मर्द से नफरत करती हूँ मेकारा। मुझे अपने बाजुओं में भींच लो ताकि ये तसव्वुर मेरे ज़हन से मिट जाए कि कभी तुम मुझसे दूर भी हो सकते हो। मुझे अपने बदन में समो लो मेकारा। मुझे अपनी रूह का एक जुज़ बना दो। वो बेपनाह चाहत के साथ मुझसे लिपट गई। लेकिन एजाज, उसका क्या करोगी? मैं उससे फरेब करूंगी मेकारा। अब तो मुझे उससे और शिद्दत से नफरत हो गई है।
कुछ करो मेकारा, अब यहाँ से जाने का ख्याल जहन से निकाल दो। ये कैसे मुमकिन है था? क्यों मुमकिन नहीं है? नहीं मेकारा, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकोगे। मैं खुदकुशी कर लूंगी, मैं मर जाऊंगी मेकारा, तब तुम्हें मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा था। मैं तुम्हारे पास रह सकता हूँ, मैंने कोड़ी फेंक ही दी। मैं तुम्हारे लिए दुनिया का हर काम कर सकती हूँ मेकारा, बोलो बताओ मेरी जिंदगी। वो मेरे बदन के एक एक हिस्से को चूमती हुई बोली, मेरे साथी यहाँ कुत्तों की तरह कैद कर दिए गए हैं, मैं इनकी रिहाई चाहता हूँ। इन्हें रिहा करके जहाज में वापस कर दिया जाए, लिबास को उनके साथ रवाना कर दिया जाए। मैं तुम्हारे पास रह जाऊंगा, बड़ी आसानी से सब कुछ कर दिया जाएगा मेकारा, इसमें कोई दिक्कत ना होगी। मैं कल सुबह ही अहकामात दे दूंगी, जो पास बुज़दिल कुत्ते की क्या मजाल जो मेरे हुक्म से सरताबी करे। ऐसा ने कहा और मैंने उसे और जोर से भींच लिया। मेरा काम बन गया था, लेकिन अभी कुछ और बाकी था। अभी कहानी को एक नया रुख इख्तियार करना था। ऐसा मेरी आगोश में मदहोश थी कि दरवाजा खुला और कुछ लोग दौड़ते हुए हमारी ख्वाबगाह में घुस आए। इनमें बदहेत जो पास भी था, पैंडो भी, और सबसे आगे एक लंबे कद का दुबला पतला बूढ़ा भी था, जिसका हुलिया इंतहाई अजीब था। उसके हाथ में स्याह रंग की एक लंबी छड़ी थी। ऐथा भी चौंक पड़ी, उसकी निगाह बूढ़े पर पड़ी और उसके मुंह से दहशत ज़दा आवाज निकली, एजाज।